स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने बीकॉम पार्ट 1 के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 1 के बारे में आपसे सारे डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग रियल में बीकॉम पार्ट 1 का डिसोल्यूशंस का जो आपके एग्ज़ाम में आता है उस चैप्टर को रीड करेंगे। और जो हमारा बैक का पार्टनरशिप 1 था वो जस्ट 12th के तरह था, बस उसको रिमाइंड करना था जो ताकि आपको याद हो जाए रियलाइजेशन कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है और बैंक अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 पढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ राइट डाउन किया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 बहुत इंपॉर्टेंट समझना है क्योंकि 2 जो है स्पेशली एक एक्ट के तहत है। ऐसे हमारा 1932 एक्ट तो है ही, लेकिन इसमें कुछ अलग केस स्टडी हुआ है और उसका नाम है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। हम लोग फर्स्ट वाले पार्टनरशिप में पढ़े थे डिसोल्यूशन में, ड्यू टू एनी रीज़न डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किसी भी कारण से फर्म क्या होती है, बंद हो जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन 2 में हमारा एक ही रीज़न होगा। एक ही रीज़न क्या होगा, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप फर्म टू बी क्लोज और पार्टनरशिप फर्म टू बी डिसॉल्व। तो यानी कि सिर्फ एक ही रीज़न है, इंसॉल्वेंसी। आप लोग जरूर इस वर्ड को जानते होंगे। इंसॉल्वेंसी को हिंदी में हम लोग दिवालिया कहते हैं। दिवालिया वर्ड सभी बच्चे जानते हैं। जनरली दिवालिया शब्द हिंदी के मुहावरे में यूज़ होता है, कंगाल हो जाना, बर्बाद हो जाना, जिसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है बिल्कुल बेकार हो जाना। फिलहाल लेकिन अकाउंट्स में रियल मीनिंग इंसॉल्वेंसी का क्या होता है, यहाँ देखिए, लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स। यानी किसी भी फर्म में किसी पार्टनर की वजह से अगर फर्म की लायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई जो उसको कंपनसेट हमारा एसेट्स नहीं कर सकता है, तो वो फर्म क्या हो गई, इंसॉल्व हो गई। यानी वो पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और पूरा पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी में आ गया। यानी कि जब हमारा फर्म क्लोज होगा तो उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाना, यानी लायबिलिटी इज ओवर देन एसेट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग नॉर्मल लाइफ में दिवालिया को नॉर्मल वे में इकोनॉमिक क्राइसिस समझते हैं, ख़त्म हो रहा है पैसा, वो समझते हैं। लेकिन अकाउंट्स में ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड टर्म है, तो लायबिलिटीज अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एसेट्स उसके कंपनसेट के लिए कम पड़ गया, तो मेरा क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी। क्लियर है। अब बात आती है, सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब ये कॉमन बात है, जो सपोज कीजिए 4 आदमी है, 4 पार्टनर मिलकर बिजनेस को कर रहा है, तो आपको क्या लगता है उसमें से सपोज कीजिए हम 4 का नाम लिखते हैं, A, B, C और D, और D जो है इंसॉल्वेंट हो गया। यानी D के वजह से फर्म की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब D को कोई मारेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है उसको मारने से उसका फर्म का जो रैपो है, जो एसेट्स है, वापस आ जाएगा। तो जब D हमारा इंसॉल्वेंट हो गया तो अब फर्म क्या करेगी। तो रियली में ऐसा कुछ रूल ही नहीं था, ऐसा कभी हैपन ही नहीं हुआ था जिसके बारे में सोचा जाता। तो हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं और वही हमारा एक्ट बना, रूल बना, और वो केस स्टडी हमारे भारत में भी आया। यहाँ हम लिखे हुए हैं आपको गार्नर वीएस मर्रे प्रिंसिपल। तो ये एक रूल बन गया 30 जून 1900 यानी 1900 में इंग्लैंड में एक मुकदमा दायर हुआ, एक केस हुआ 3 दोस्त के बीच में, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी बिजनेस में ये रीज़न आया ही नहीं था। तो जब तक कुछ नया चीज़ या नई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम उसके सॉल्यूशन में कोई भी काम नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ, 3 दोस्त था, एक का नाम गार्नर था, एक का नाम मर्रे था और एक का नाम ब्लिकिंस था। और ये स्टोरी बस थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, जो क्योंकि उसी के कारण ये रूल बना।
तो आपके बीकॉम पार्ट 1 में इस रूल का नाम ही हो गया है गार्डनर वीएस मर्रे रूल। और जब आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल दिया रहेगा, जो आप या तो इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से बनाएं या गार्डनर वीएस मर्रे के एक्ट से बनाएं। तो दोनों विधि में हमारे दो तरीके से काम होंगे। तो हम लोग डिजोल्यूशन पार्ट 1 जो पढ़े वो हमारा इंडियन एक्ट था, नॉर्मल था, और इंसॉल्वेंसी में भी हम लोग दो एक्ट को बनाएंगे सवाल को। एक ही सवाल को दोनों एक्ट से बना सकते हैं हम लोग, एक आपका गार्डनर के रूल से होगा और एक आपका इंडियन एक्ट के रूल से होगा। अब 3 दोस्त था, तीनों में बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्ती, इतनी ज़्यादा दोस्ती कि वहाँ पे कोई भी गरीबी और अमीरी का भेदभाव ही नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा रिच जो था वो गार्डनर था। स्कूल लाइफ से ये लोग में दोस्ती थी, और जब तीनों बड़े हुए तो गार्डनर के बिजनेस का गार्डनर के घर में प्रचलन हो चुका था। तो गार्डनर ही बोला जो क्यों ना हम लोग तीनों बिजनेस करें और हम लोग मिलकर काम करेंगे, तो ठीक हो गया। तो गार्डनर, मर्रे और बिल्किस ने एक मिलकर बिजनेस शुरू किया, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं था क्योंकि ये लोग दोस्त थे, एग्रीमेंट की बात ही नहीं हो सकती थी। गार्डनर ज़्यादा कैपिटल लगाया, मर्रे को जितना हुआ घर से लाया, बिल्किस के पास कुछ भी नहीं था तो वह बहुत कम, ना के बराबर वह अपना फिजिकल लेबर को दिया। यानी तीनों में कहीं भी ये बात ही नहीं थी जो कौन ज़्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है। बिजनेस स्मूथली बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुई। बिल्किस ने फर्म को बढ़ाने के लिए पर्सनली लोन लेना शुरू किया, लेकिन वो फर्म के नाम पे लोन लेता था, और इस बात की जानकारी वो ना गार्डनर को दिया ना मर्रे को दिया। तो फर्म के नाम से अगर लोन लेगा, लेकिन बैड लक हुआ, जो वो लोन से बिजनेस आगे नहीं बढ़ा, और जो भी हमारा फॉरेनर कंट्री है वहाँ पे हर एक्शन बहुत जल्दी होता है, हर मुकदमा बहुत जल्दी दायर होता है। तो तुरंत बैंक वाले खबर भेजे जो आपका लोन इतना बाकी है, आपने अभी तक इसका इंटरेस्ट नहीं दिया है। तब फिर आई जो गार्डनर बोला लोन तो लिया ही नहीं गया है, लेकिन जब सारा पेपर वर्क हुआ तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तब पता चला जो अब उस पार्टनरशिप फर्म का स्थिति ये आ गया, यानी लायबिलिटी इतना ज़्यादा हो गया जो एसेट्स उसके एवज में कुछ भी नहीं था। अब बताइए उस समय सिचुएशंस में क्या होगा। सारी दोस्ती अपने जगह हो गई और कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और झगड़ा शुरू हुआ। तो उसी झगड़ा को लेकर गार्डनर, मर्रे और बिल्किस के बीच में एक मुकदमा दायर हुआ 30 जून 1900 यानी 30 जून 1900 को। तो वहाँ का जस्टिस जो था उनका नाम था जॉयस। वो भी घबरा गए क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आया था। क्योंकि आपके मन में भी हमारे मन में भी ये उठेगा जो किसी एक के कारण अगर फर्म हमारा क्लोज हो रहा है तो फिर उस कमी को कौन पूरा करेगा। तो कौन पूरा करेगा, तब उसके लिए एक रूल बना, और वो रूल बना आपका 1903 में। यहाँ देखिए हमने लिखा है सिर्फ 3 साल में ये सॉल्यूशन हो गया। वहाँ पर 1903 ईस्वी में जो जस्टिस जॉयस थे उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, और वो रूल्स का नाम ही पड़ गया गार्डनर वीएस मर्रे रूल्स। और इस रूल्स के अनुसार जो भी डिफिशियंसी यानी बिल्किस के कारण जो भी कमी आई थी उस कमी को गार्डनर और मर्रे कैपिटल रेशियो में डिफिशियंसी को कंपनसेट करेंगे। और ये रूल बन गया तो उस रूल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और तब से लेकर आज तक हमारे भारत में भी वही रूल चलता है। लेकिन चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर आपकी इच्छा है आप इंडियन एक्ट को सर्वाइव करें या गार्डनर एक्ट को, यानी पार्टनरशिप डीड में आप पहले इस चीज़ को डाल देंगे जो हम किस एक्ट को फॉलो करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो गार्डनर वीएस मर्रे का केस जब भारत में आया तो क्या रूल बना, और इसी रूल पर अब हम लोग सवाल को बनाएंगे। ऐसे हमको लग रहा है आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और गार्डनर वीएस मर्रे का जो मेन है आपका डेट वो आपको याद रखना है। स्टोरी आपके बुक में भी है,
बट उस स्टोरी से आपको, हाँ, थ्योरी जिसको बनाना है, जिसको 20 मार्क्स का थ्योरी लिखना है, उनको क्या होगा, गार्नर का, मर्रे का, विल्किंस का पूरा इंट्रोडक्शन देना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, उन लोग का मुकदमा का क्या क्या कारण था, फिर मुकदमा गया कोर्ट में, उससे क्या रिजल्ट आया, वो सारा चीज़ उनको 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। अब हम आपको बता रहे हैं जो हमारे केस स्टडी जब इंडिया में आया तो फिर क्या रूल बना। यहाँ पर हम 1 बाय 1 आपको स्टेप लिख रहे हैं, आप उसको समझिए। यहाँ टॉपिक लिख देते हैं केस इन इंडिया, यानी भारत में जब ये रूल आया उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको सवाल से समझना होगा, और वही सवाल में जो ये सब कंटेंट्स होंगे वह सवाल गार्नर वीएस मर्रे से बनेगा। पहला नंबर है, कम से कम 2 और मोर सॉल्वेंट पार्टनर होना चाहिए। सॉल्वेंट समझ रहे होंगे आप लोग। सॉल्वेंट पार्टनर मतलब जिसके पास कैपिटल है, पैसा है, और वह फर्म को इंसॉल्व नहीं किया है, यानी कि जो सही है, जो दिवालिया नहीं है। तो कम से कम सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 2, और 2 से ज़्यादा, क्योंकि 2 कम से कम नहीं होगा तो जो भी कमी है एक अकेला पूरा नहीं कर सकता है। तो कम से कम सवाल में 2 सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड सवाल बनाना है। आपको बता ही दें, आपको 3 तरह का केस आएगा। पहला 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो तीनों में आपको बनाने का तरीका सवाल का अलग होगा, और प्रैक्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इस वीडियो में हम थॉरो को डाल रहे हैं। तो पहला है 2 और मोर सॉल्वेंट पार्टनर। दूसरा नंबर है 1 और 2 इंसॉल्वेंट पार्टनर, यानी कि जो हमारा दिवालिया साझेदार है वो 1 या 2 होना ही चाहिए। 1 तो होना ही चाहिए, और 2 भी होगा तो भी सवाल गार्नर वीएस मर्रे के अनुसार बनेगा। थर्ड नंबर है, जो भी लॉस होगा, लेकिन लॉस कैसा, रियलाइजेशन का लॉस। आप लोग पढ़े हैं रियलाइजेशन अकाउंट, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो रियलाइजेशन का जो भी लॉस होगा वह सॉल्वेंट हो चाहे इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, दिवालिया साझेदार हो चाहे सूक्ष्म साझेदार हो, दोनों पार्टनर पीएल रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस चीज को, लॉस को। ऑल पार्टनर, यहाँ पर हम ऑल पार्टनर लिख देते हैं। ऑल मतलब ये हो गया जो सॉल्वेंट है वह भी, जो इंसॉल्वेंट है वह भी, सारा पार्टनर मिलके क्या करेगा, पीएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अब जो डिफिशियंसी होगा, डिफिशियंसी किसका, इंसॉल्वेंट पार्टनर का, उसके कारण जो फर्म में कमी आई, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो डिफिशियंसी है वह कंपनसेट होगा, कंपनसेट बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन कैपिटल रेशियो, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है। यहाँ देखिए, यानी कि जो भी दिवालिया साझेदार के द्वारा कमी हुआ है फर्म में, वो सारे कमी को सॉल्वेंट पार्टनर ही पूरा करेंगे, लेकिन किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। यानी कि जॉयस जो थे जस्टिस, उन्होंने क्या फैसला सुनाया, जो किसी भी कारण से अगर कोई पार्टनर दिवालिया होता है तो उसके कारण जो फर्म को कमी हुई, वो कमी को जो बचे हुए पार्टनर हैं वह अपने कैपिटल रेशियो में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कौन सा कैपिटल रेशियो, जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, कोई पुराना नहीं रहेगा, करेंट ईयर जो भी रहेगा उसी का कैपिटल रेशियो, यानी कि जो हमारा लेटेस्ट बैलेंस शीट का रेशियो होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट 4 रूल्स ही हैं। आपको अंडरस्टैंड होना है कैपिटल रेशियो में। अब आपको सवाल बनाना है। एक ही सवाल को हम लोग इंडियन एक्ट से भी बनाएंगे और उसी सवाल को गार्नर एक्ट से बनाएंगे। बस एक ही टर्म है जो हमारा दोनों के बीच को चेंज करता है। थ्योरी हमारा ऐसा हो गया, थ्योरी में किस रेशियो में बटेगा, कैपिटल में। और अगर आपसे कोई पूछे इंडियन एक्ट में क्या होगा, तो इंडियन एक्ट में जो भी डिड में रूल बना हुआ है हम उसके अनुसार काम करेंगे, उसमें कोई गार्नर रूल को ऐड नहीं करेंगे।
डिड में लिखा है पीयर रेशियो तो पीयर रेशियो, डिड में लिखा है कैपिटल तो कैपिटल रेशियो, डिड में लिखा है इक्वल तो इक्वल, यानी जैसा हमारा एग्रीमेंट में है। लेकिन गार्डनर वेरियस मर्रे होगा तब सवाल में कुछ भी लिखा हो, अगर वो सवाल में पीयर भी लिखा हो तो भी आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशियो में। तो आज के इस वीडियो में ओवरऑल हम पार्टनरशिप 2 के टॉपिक इंसॉल्वेंसी को आपको बताए। किसी एक पार्टनर के कारण भी फर्म क्लोज हो जाती है और बहुत दुख की बात होती है ये, लेकिन फर्म को कोई क्लोज नहीं करना चाहता है, लेकिन जब क्लोज होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। इस इंस्पेक्शन ऑफिसर आते हैं जो सारे चीज़ को तहकीकात करते हैं और सारे रीज़न को पकड़ते हैं, कितना कमी हुआ और कितना फ़ायदा है, और सब चीज़ को मिलाकर रियलाइजेशन वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में बनाते थे। यानी कि आपको इंडियन एक्ट और गार्डनर एक्ट दोनों में से किसी में रियलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फ़र्क किस में पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी कि इंडियन एक्ट का पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनता था वैसे बनेगा, और गार्डनर बना मर्रे के रूल से पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग 1-2 स्टडी और करेंगे, और फिर जैसे हम लोग बैंक अकाउंट बनाते थे वैसे ही बैंक अकाउंट बनाएंगे जो ऑटोमेटिक टैली होगा। लेकिन इसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अलग से बनाएंगे अकाउंट, और बाद में हम लोग सॉल्वेंट पार्टनर का बनाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आप इसको अच्छे से थ्योरी को रीड करें और इस वीडियो की मदद से समझने का प्रयास करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे जर्नल एंट्री और अकाउंट के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।